गुड मॉर्निंग। आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ के लिए क्या कर रहे हैं? क्लास नाइन्थ में क्या पढ़ाया था इससे पहले वाले दिन में? क्लास नाइन्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट कर दिया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हमें ओम्स लॉ हमने स्टार्ट किया है। अब ओम्स लॉ समझने के लिए हमें दो तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज अपने आसपास क्या करता है, एक इमेजिनरी एरिया क्रिएट करता है। अब उस इमेजिनरी एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ही पहला चार्ज सेकंड वाले चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था कि एक चार्ज मान लो कैपिटल क्यू का। अब ये कैपिटल क्यू क्या करता है, अपने आसपास एक इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेता है। ठीक है। अब ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आके रहेगा, मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मैंने लाके रख दिया, तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज इसके इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, अगर इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ कहीं पर अगर होता, तो इस प्लस क्यू और इस प्लस स्मॉल क्यू के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे ही ये स्मॉल प्लस क्यू चार्ज इस कैपिटल प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, टर्म हमें सीखना है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि वर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या है। सिर्फ डेफिनेशन के जैसा मत सोच लेना। पोटेंशियल क्या है वो समझने की कोशिश करना। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम का चार्ज है मेरे पास। +1 कूलम का चार्ज है। अब ये +1 कूलम का चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? इस प्लस क्यू से कोई इन्फिनाइट सेपरेशन पर। यहाँ से प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू से कोई इन्फिनाइट सेपरेशन पर ये जो +1 कूलम का चार्ज है वो रखा हुआ है। अब ये +1 कूलम के चार्ज को हमें क्या करना है, अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर ये जो +1 कूलम का चार्ज है, अगर मैं इसको अंदर लेके आऊं तो अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। बोलोगे सर क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? तो वर्क डन इसीलिए करना पड़ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है, जब आप +1 कूलम को ऐसे अंदर लेके आओ, एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है ना, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होता है। मतलब ये छोटा बहुत दिखने के लिए मैंने बनाया है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये जो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ तक फैला है, वो यहाँ पर पूरा पूरा ऐसे इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। पूरा इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे एक +1 कूलम के चार्ज को प्लस क्यू चार्ज के पास में लाके रखना है। अब +1 कूलम के चार्ज को जब आप +1 कूलम के चार्ज को प्लस क्यू कूलम के चार्ज के पास लेके आना स्टार्ट करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में आएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस +1 कूलम के चार्ज को अंदर आने से रोकेगा। मतलब अगर +1 कूलम के चार्ज को अंदर लाना है ना, तो एक एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। एक्सटर्नल एजेंट मतलब आप ऐसा समझो कि एक इंसान होना चाहिए जो क्या करेगा, इस +1 कूलम के चार्ज को अंदर लेके आएगा। अब एक्चुअल में वो जो इंसान है, वो जो इंसान है वो क्या कर रहा है, एक वर्क डन कर रहा है। अब कैसा वर्क डन कर रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। अब तुम ऐसा सोचो कि एक स्प्रिंग है। अगर तुमको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो स्प्रिंग के अगेंस्ट तुम क्या करते हो, वर्क डन करते हो क्या? अगर एक इस तरह से रखा हुआ सिस्टम है, मेरे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, ये खुद ब खुद तो कंप्रेस होगा नहीं। इसको कंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा, स्प्रिंग के अगेंस्ट इसको मूव कराना पड़ेगा। अब जब भी एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क डन करता है, तो जो भी वर्क डन होता है वही सिस्टम में क्या होता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको यहाँ पे पोटेंशियल का डेफिनेशन बता देता हूँ। पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, the amount of work done the amount of work done
by the external agent, by the external agent in moving a charge of, in moving a charge of +1 coulomb inside the electric, +1 coulomb from infinity लिखो, +1 coulomb from infinity, from infinity to a place, to a place inside इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अ प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये किसका डेफिनेशन है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल हम किसके बराबर बोल रहे हैं? पोटेंशियल, अगर मेरे पास एक +1 कूलम का चार्ज है, कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का यूनिट होता है। तो मेरे पास अगर एक +1 कूलम का चार्ज है, इस +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। मान लो एक पॉइंट है ए, जो क्या है, कुछ तो R1 सेपरेशन पर है, ठीक है। एक मेरे पास पॉइंट है ए, तो मैं चाहता हूं कि ये जो +1 कूलम का चार्ज है ना, ये जो +1 कूलम का चार्ज है, इस +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट ए तक लेके आए। अब वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर एक रिपल्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है। तो उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो भी वर्क डन एक +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने पर किया जाएगा, वही वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल हो जाएगा एट पॉइंट ए का। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज ऑफ +1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, is the potential at point A। थोड़ा मुश्किल होगा डेफिनेशन याद रखने के लिए, लेकिन जो मैंने लिखा है डेफिनेशन वही याद रखना। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर मैं ए तक मूव करा के लेके आऊं तो मेरे को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बी तक चला जाऊं, तो बी तक चला गया तो ज्यादा रिपल्शन। अब क्या होता है, जो कोई भी चार्ज होता है, जैसे तुम चार्ज के जितना पास जाते जाओगे ना, रिपल्शन फोर्स उतना स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे ये +q चार्ज था, +q चार्ज के आप जितना पास रहोगे रिपल्शन फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। क्या? अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो +1 कूलम का चार्ज था, ये जो +1 कूलम का चार्ज है, एक बार इसको पॉइंट ए पर लेके आते हैं। पॉइंट ए पर जब लेके आ आएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, इसी +1 कूलम के चार्ज को जब पॉइंट बी पर लेके आएंगे तो कुछ ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा ना। क्यों ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है? क्योंकि रिपल्शन फोर्स जो है वो बढ़ गया। तो हमने ये बोला कि जब +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो अगर ए पॉइंट तक लेके आते हैं तो पोटेंशियल, मान लो पोटेंशियल को लेटर वी से डिनोट करेंगे। जब भी पोटेंशियल बोलूं, पोटेंशियल को आप क्या करोगे? लेटर वी से डिनोट करोगे। तो पोटेंशियल अगर पॉइंट ए पर लिखो तो पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया वी ए। इसका मतलब वी ए अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा था एक्सटर्नल एजेंट को +1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट ए लाने पर। अच्छा, पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या बोलेंगे? वीबी। पॉइंट बी का पोटेंशियल वीबी है। इसका मतलब वीबी अमाउंट ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा in order to bring a unit positive charge from infinity to point B। अब अगर आप देखोगे तो हमने ये जो डेफिनेशन लिखा है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। सॉरी, देखो जैसा मैंने डेफिनेशन लिखा है वैसा ही डेफिनेशन याद रखना। कुछ अपने मन से डेफिनेशन बनाने का सोचोगे तो गलत कर दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन लिखा गया है चुपचाप से याद कर लेना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि एज potential of B is greater than potential of A, potential of B is greater than potential of A, so there must be a difference, there must be a difference, there must be a difference of potential, there must be a difference of potential between point B and A,
the difference of potential between any two point, the difference of potential, the difference of potential between any two points, any two points inside an electric field, inside an electric field is known as, is known as potential difference. ठीक है, कुछ कुछ डेफिनेशंस लिखता जा रहा हूं, डेफिनेशन समझते जाए और याद भी कर लेना है। जो डेफिनेशंस है वो उसको समझना भी है और याद भी कर लेना है। हमने ये बोला ए पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल मतलब वर्क डन, +1 कूलम के चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा था वो हमारा पोटेंशियल हो गया। तो हमने ये देखा कि बी इंफिनिटी से बी तक लाने पर ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू इंफिनिटी से ए तक लाने पर। इसका मतलब बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल ए वाले पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। अब हमने क्या बोला कि ये जो बी पॉइंट और ए पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये सब क्यों बता रहे हो सर, ये सब पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बता रहे हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो अगर मैं पॉइंट बी पर अगर एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, बी से ए की तरफ भागेगा क्या? ये तो हम जानते हैं ना कि जब भी हम एक प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, देखो यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, मैंने यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब ये प्लस स्मॉल क्यू चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज से दूर भागने की है क्या? तो अगर मैं बी पर एक प्लस क्यू चार्ज ला के रख दूं तो ये ए की तरफ भाग जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि पॉजिटिव चार्जेस, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी नई नई स्टेटमेंट्स आ रही है, आपको लगेगा सर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब बातें बहुत जरूरी है। पॉजिटिव चार्जेस, positive charges always, positive charges always move from a point of, from a point of, from a point of higher potential, from a point of higher potential to lower potential, from a point of higher potential to lower potential. That implies whenever a potential difference is created, whenever a potential difference, whenever a potential difference is created, positive charge move from, positive charge move from higher potential, from higher potential to lower potential। ठीक है, मतलब इतना जो भी कहानी मैंने बताया था वो बस इसीलिए याद रखना है क्योंकि आपको ये जानना है कि चार्जेस जो होते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं। तो अगर हमने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया और अगर पोटेंशियल वो जो जहाँ पे डिफरेंस है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी को हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से समझेंगे। इसी को हम क्या करते हैं, हम समझेंगे ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ क्या है, तो ऐसा मान लो कि एक वायर का एक हमने क्या कर दिया, एक ऐसा टुकड़ा ले लिया, एक वायर था अच्छा खासा, वायर को ही कंडक्टर बोल रहा हूं मैं, और उस वायर का मैंने क्या कर लिया है, एक ऐसा टुकड़ा ले लिया है, सिलेंड्रिकल टुकड़ा। सपोज यहां से यहाँ का लेंथ है ए, और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, जो ढक्कन टाइप का एरिया होता है सिलेंडर में, इस एरिया को मैं बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो ढक्कन टाइप का एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसको मैंने लिख दिया, इसका एरिया सपोज कैपिटल है, ये जो ढक्कन था इसका एरिया क्या है, कैपिटल ए। अभी
अब अगर ये मान लो अगर ये कंडक्टर है मतलब ये क्या है, मेटल से बना हुआ है। अब आप जानते होंगे कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो मेटल है इस मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो तीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरफ, ऐसे ऐसे रखे होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, मैंने दो तीन बनाए हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो स्टेशनरी नहीं है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है इसका मतलब क्या है, चार बना देते हैं। इसका मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो रैंडमली इधर उधर इधर इधर मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन अगर बहुत समय के बाद आप देखोगे ना, मान लो आपने क्या कर दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन पर अगर तुमने एक मार्क बना दिया इस तरह से, एक सब सब इमेजिन करना है, एक येलो मार्क तुमने इस तरह से बना दिया, तुम जब देखोगे ना तो मान लो ये घुमा 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 घुमा, ये ऐसे 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 आया, बहुत टाइम तक घुमा, फिर जब आप कुछ समय के बाद देखोगे तो ये आपको वापस से उसी पॉइंट पर मिलेगा। इसका मतलब ये जो येलो मार्क वाला इलेक्ट्रॉन है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसमें मोशन हो रहा है, मूव कर रहा है, डिस्टेंस होगा, लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत समय के बाद अगर देखा जाए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे सब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, लेकिन किसी के पास नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से इस पॉइंट तक मूव करेंगे, मतलब चार्जेस मूव किए ना, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो चार्जेस का कोई मोशन भी नहीं हुआ। अगर चार्जेस का कोई मोशन नहीं हुआ मतलब क्या होगा, कोई करंट भी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं है, वो मूव जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय के बाद जब आके अगर आप देखोगे तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी इंटरवल ऑफ टाइम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भागेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भागेंगे। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भागे, 10 इलेक्ट्रॉन इधर भागे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो नेट चार्ज का मोशन कितना हुआ, नेट चार्ज का मोशन जीरो हुआ क्या? नेट चार्ज का मोशन जीरो हुआ, इसका मतलब कंडक्टर के थ्रू मूव करने वाला करंट जो है वो जीरो होगा। कंडक्टर में करंट तभी होगा जब चार्जेस का मोशन होगा। अब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाएंगे। इसका मतलब कोई भी नेट मोशन ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा। अब अगर नेट मोशन ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो नेट करंट भी नहीं होगा। इसका मतलब अब एक्चुअल में ये सही भी है ना। एक्चुअल में सही क्यों है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो एक वायर है जिसको तुमने सप्लाई मतलब जिसको तुमने करंट से कनेक्ट करके नहीं रखा। मान लो वो जो वायर है, वायर ऐसी नॉर्मल एक वायर है, नॉर्मल वायर को टच करते हो, सप्लाई में नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल वायर को टच करते हो उसका इंसुलेशन भी नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें करंट फील होता है क्या? नहीं। करंट तब फील होगा जब उस वायर को आप क्या करोगे, एक सोर्स से कनेक्ट कर दोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, पावर सप्लाई से जब कनेक्ट कर दोगे तब आपको करंट फील होता है। अब ओम्स लॉ ने क्या बोला कि अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अब ये बैटरी क्या है, ये जो बैटरी या सेल होता है, ये जो बैटरी और सेल है ये क्या करता है, द वर्क ऑफ द बैटरी इज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। The work of the battery, the work of the battery is to maintain a potential difference, a potential difference between the ends of the conductor। ठीक है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करता है, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बैटरी का बड़ा टर्म, ये जो बड़ा वाला लाइन है वो होता है हायर पोटेंशियल पर। हायर पोटेंशियल मतलब मान लो 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट ऐसा होगा, और ये जो छोटा वाला लाइन है वो लोअर पोटेंशियल, मान लो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे ही मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी को मैंने अगर कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया है तो इस वाले एंड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, इस वाले एंड को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। अब बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, इस बैटरी के कारण इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर के दोनों एंड्स हैं
उसमें क्या हो गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया ना, ये हायर पोटेंशियल में हो गया, ये लोअर पोटेंशियल में हो गया। अब ये जो लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंडक्टर के जो सरफेसेस है या फेसेस है, उनके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया ना। अब अगर उनके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया, तो बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस ये जो चार्जेस है ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव करते हैं, लेकिन कंडक्टर के पास तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो आप ये नोट लिख सकते हो कि नेगेटिव चार्जेस moves from lower potential to higher potential, आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मेरे पास जो नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्जेस थे जिनका पहले नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा था, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मोशन में नहीं था, मोशन में थे, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाने से सारे इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होगी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी इधर भागने की होगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे। अब अगर चार्जेस का मोशन हो रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा क्या। अब ये याद रखना कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अलोंग होता है या ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होता है, फ्लो करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आप स्क्रीन को पॉज करना है और ये सब बातें नोट कर लेना। बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करना। ठीक है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। और एक और चीज याद रख लेना, द डायरेक्शन ऑफ करंट is same as the direction of positive charge or it is opposite to the direction of motion of negative charge। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही कंडक्टर के अंदर करंट आ गया क्या। तो यहीं से ओम्स लॉ का हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट बता सकते हैं। हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, अब ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे, a current is seen across a conductor, या थ्रू अ कंडक्टर लिख दो, a current is seen through a कंडक्टर यहाँ पर वायर है, when potential difference is maintained across the ends of the conductor। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ने क्या बोला कि किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो करेगा जब उसके एंड्स के अक्रॉस, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, ये बाद में समझ में आएगा, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। ये इसमें एक और स्टेटमेंट लिखा दूंगा, उसमें लिखना है, ये इस वाले मत लिखो।
ओम्स लॉ ने क्या बोला कि अ करंट इज सीन थ्रू द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, ये आप ऐसा समझ लो कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका कंक्लूजन है। अब उसका कंक्लूजन के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? स्टेटमेंट ऐसा है, द करंट, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। ये ओम्स लॉ है और इसमें लिख लेना एक लाइन, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। कभी भी मैं पूछूं ओम्स लॉ तो आप ये स्टेटमेंट बोलोगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इसका इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, मान लो V वोल्ट का। तो V वोल्ट का बैटरी से अगर कनेक्ट कर दोगे तो करंट मान लो I था। मान लो अगर तुमने 2V वोल्ट का अगर बैटरी बढ़ा दिया, अगर तुमने क्या कर दिया, बैटरी को 2V वोल्ट का कर दिया, तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसी को हम, अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये लॉ नहीं है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि करंट जो मूव करने वाला है किसी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। बच्चों से पूछता हूँ ओम्स लॉ, तो बच्चे यही स्टेटमेंट बता देते। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं था, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब फिजिक्स में ना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं पसंद, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। तो स्टेटमेंट ऐसा बनता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो आज मेरा काम सिर्फ ओम्स लॉ बताना था, तो मैंने ओम्स लॉ बताने की कोशिश की है। ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर कभी नहीं है। ओम्स लॉ का मतलब है कि जब भी आप एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करते हो तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट का वैल्यू प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज।